हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर जो है इसका सेक्शन 135 है। 135, ठीक है जी। तो 135 सेक्शन है। अब इसमें समझिए कि सीएसआर होता क्या है। देखो, जैसे हम पैसा कमाते हैं, अपने ऊपर खर्चते हैं, बच्चों के ऊपर खर्चते हैं, पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर लगाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करते हैं। तो कंट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया पैसा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, ठीक है, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया हमने, ठीक है। मतलब किस ना किस तरीके से हम समाज को वापस भी देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जो कंपनीज हैं उनका भी फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के इतने सारे रिसोर्सेज जो है, संसाधन है, वो यूज़ करते हैं, तो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ वापस दें वो। अब आप कहेंगे सर, एक गवर्नमेंट टैक्सेस ले तो रही है। एक कंपनी जब पैसा कमाती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो करती तो है एक्सपेंडिचर लोगों पे, बट यस करती है, बिल्कुल सही बात जो आप कह रहे हैं वो सही है। पर उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि देखिए, ठीक है कि आप हमें टैक्स देते हैं, पर उसके अलावा क्या है कि आपने जो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट कमाना है पिछले 3 साल का, उसका 2% क्या करना है, आपने सीएसआर पे खर्च करना ही करना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि, ठीक है, समाज पे खर्च करना ही करना है, ठीक है। इसका नाम दिया गया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट क्या है? कंपनीज वगैरह। सोशल सामाजिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, ठीक है। यानी कंपनीज की सामाजिक जो जिम्मेवारी है, ठीक है, CSR जो है, उसके ऊपर 2% खर्च करना है हर एक कंपनी ने, ठीक है। हर एक कंपनी क्या है, 2% खर्च करेगी, ठीक है। तो कहने का भाव यही हो गया कि अब कंपनीज को बोला गया है कि आपने इतना कमाया, इतने परसेंट खर्च करना है। अब CSR में होता क्या है? क्या दान करना है किसी को? नहीं नहीं, दान नहीं करना, ठीक है। ठीक है, दान वाली बात नहीं है यहाँ पे। कुछ सरकार ने बता रखा है, ठीक है, कि ये एक्टिविटीज़ हैं, आप अगर आप इन एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं तो ठीक है, वो एक्टिविटी अगर क्वालिफाई हो रही है CSR एक्टिविटी में, तो ठीक है, आपका क्या है, जो जिम्मेवारी है वो पूरी हो गई। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, सरकार कहते हैं कि शेड्यूल 7 है, हम पढ़ेंगे। शेड्यूल 7 में बता रखा है कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये CSR एक्टिविटीज़ है। इनमें से किसी भी एक्टिविटी पे अगर आप खर्च करते हैं, ठीक है, नहीं, 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज करना है, उसका 2% खर्च करते हैं, आपकी जो CSR की रिक्वायरमेंट है बेटा वो पूरी मान ली जाएगी, ठीक है। अब क्या हर एक कंपनी को 2% खर्च करना प्रॉफिट का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है अच्छे से। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिसका क्राइटेरिया नेटवर्थ के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से तय होता है। ठीक है, एक लिमिट बता रखी है कि इनकी नेटवर्थ या टर्नओवर या प्रॉफिट इस लिमिट से ज़्यादा है तो उनको क्या है कि CSR के ऊपर खर्च करना ही करना है। क्या बाकी कंपनी खर्च करेंगी? उनकी मर्जी है फिर, ठीक है। जो कंपनीज इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती, उनकी मर्जी है, वॉलंटरली जो खर्च करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रखा है कि हाँ भी ये स्पेसिफिक कंपनीज हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंपनीज हैं, इनको अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना ही करना है CSR एक्टिविटी पे। उससे ज़्यादा खर्च करना चाहे खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च करना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करना कैसे है कंपनी को? जिन जिन कंपनीज के, ठीक है, ये स्पेसिफिक जो कैटेगरी है, ठीक है, जिनके ऊपर ये CSR की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं, उनको बेटा बनानी है एक CSR कमेटी। CSR कमेटी बनानी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी है। वो कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है, कि कहाँ पे खर्च होना चाहिए। उसकी जो पॉलिसी होती है CSR की, वो सब बनाती हैं, रिकमेंडेशन देती हैं कंपनी के बोर्ड को कि आपको खर्चा यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, CSR कमेटी की रिकमेंडेशंस पे वो सारे क्या हैं कि जो पॉलिसी बनाई होती है CSR की, उसको इम्प्लीमेंट करता है, खर्चे वगैरह करता है। उसके बाद एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी होती है, CSR इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। वो सब कंपनीज को अप्लाई नहीं होता, कुछ ही कंपनीज को अप्लाई होता है। CSR इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि CSR पे जो आपने खर्चा किया उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ। एक थर्ड पार्टी जो एजेंसी होती है उसे एक CSR इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी होती है, ठीक है, कि हाँ भी जो CSR की एक्टिविटी पे जो खर्चा किया है इतना, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका फ़ायदा भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सब, तो चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से करना है, ठीक है। पढ़ेंगे आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। चलिए बेटा पढ़ते हैं फटाफट आगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले सेक्शन क्या है इसका, 135, ठीक है, सेक्शन 135 है CSR का। अब कहते हैं कि सबसे पहले CSR कमेटी बनानी किसको है, यानी कि CSR की प्रोविजंस मैंने बताया हर एक कंपनी पे तो अप्लाई नहीं होती, कुछ एक स्पेसिफिक कंपनीज है जिसके ऊपर ये CSR की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं, ठीक है।
हर एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 CR या उससे ज़्यादा, हर एक वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर कितनी है 1000 CR या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट कितना है 5 CR या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो समझ गए आप, 500, 1000, 5। ठीक है, 500 क्या है नेटवर्थ, 1000 क्या है, 1000 क्या है टर्नओवर, 5 क्या है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेटवर्थ अगर 500 CR या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज़्यादा है, तो कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही करनी है। ठीक है, अब ये देखना किस साल का है, ये इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ये नेटवर्थ या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट एक्सीड कर गया तो कंपनी को CSR कमेटी बनानी होती थी। और अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी के नोट्स में गलत लिखा है उसको सही कर देना। ठीक है, द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये याद रखना कि ये देखना किस साल का है, बिल्कुल पिछले साल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये साल कौन सा चल रहा है, 25-26 चल रहा है। ठीक है, तो इस साल हमें खर्च करना है कि नहीं करना, CSR कमेटी बनानी कि नहीं बनानी, तो पिछले साल की हम देखेंगे, इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे। ठीक है, कि ये जो क्राइटेरिया है उसमें कंपनी फॉल करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करनी है CSR कमेटी। क्लियर हो गया, हर एक वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 CR या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज़्यादा है, उस कंपनी को क्या बनानी है बेटा, CSR कमेटी बनानी है। ठीक है, कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, अब कितने लोग CSR कमेटी में होंगे, अगर कंपनी क्या है लिस्टेड कंपनीज है, अगर कंपनी क्या है लिस्टेड कंपनी है तो 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए इसमें, आउट ऑफ विच एक क्या होना चाहिए एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी लिस्टेड है तो 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए, 3 में से एक क्या होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर कंपनी अनलिस्टेड है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए, उसमें से एक क्या होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया, अगर कंपनी लिस्टेड है तो 3 डायरेक्टर कम से कम चाहिए, उसमें से एक क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी क्या है, अगर कंपनी क्या है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर कंपनी क्या है बेटा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि 3 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, बट उसमें से एक क्या होगा सेम वही इंडिपेंडेंट होगा। अगर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनीज में क्या है 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, और कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे वैसे भी नहीं होती 149 सेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो CSR कमेटी है 2 डायरेक्टर चाहिए केवल। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है इट डजेंट मैटर। अब जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज हैं, कहते हैं एटलीस्ट 2 persons आउट ऑफ विच, ठीक है, वन शैल बी एज स्पेसिफाइड अंडर क्लोज डी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 380 ऑफ द एक्ट एंड शैल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। यानी कि एक तो क्या होना चाहिए जो रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, वो होगा, ठीक है, जो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 380 है, और दूसरा क्या है जो नॉमिनेट किया जाएगा फॉरेन कंपनी के द्वारा। बिल्कुल सिंपल हो गया ये। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, एक उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर ही चाहिए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनीज में 2 ही डायरेक्टर चाहिए इस कमेटी में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉरेन कंपनी में क्या है, ठीक है, एक जो व्यक्ति वो होगा जो क्या है स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 380 में, यानी कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और एक कंपनी क्या है नॉमिनेट कर सकती है किसी को। ठीक है, अब कहते हैं कैन ए ग्रुप ऑफ 15 कंपनीज, एक पॉइंट है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल CSR कमेटी विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सच कंपनीज। तो कहते हैं कि मान लो 15 कंपनीज हैं, 15 कंपनीज हैं, उन 15 की 15 कंपनीज पे CSR की प्रोविजन सप्लाई होती है। लेट अस सपोज 15 कंपनीज हैं, तो 15 कंपनीज पे क्या है CSR कमेटी की प्रोविजन सप्लाई होती है, CSR की प्रोविजन सप्लाई होती है। अब वो 15 की 15 कंपनी ये चाहती हैं, ऐसे करते हैं, तो एक CSR कमेटी बना देते हैं मिलके। उस कमेटी में सब कंपनीज के अपने अपने नुमाइंदे होंगे। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना अपना क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। जिस जिस कंपनी पे ये अप्लाई होता है हर एक कंपनी को अपनी अपनी CSR कमेटी बनानी होती है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR प्रोविजंस अंडर द एक्ट इज कंपनी स्पेसिफिक। ठीक है, जिस कंपनी पे ये CSR की प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं हर एक उस कंपनी को क्या है CSR की कमेटी अलग से बनानी पड़ेगी।
Hence, every company fulfilling the criteria laid down in section 135 subsection 1 of the act should constitute a CSR committee for itself. However, the company may align its CSR policy and initiatives as per the group policy, which should be in accordance with the provisions of the act. ठीक है, तो पहली बात तो ये कर दी कि ये जो CSR की प्रोविजंस है कंपनी स्पेसिफिक है, कंपनी स्पेसिफिक है, जिन कंपनी पे अप्लाई होता है उन कंपनी को CSR की जो कमेटी है वो बनानी पड़ेगी। परंतु कंपनी कहते हैं कि मे अलाइन इट्स CSR पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव एज पर द ग्रुप पॉलिसी। हो सकता है कि पूरा ग्रुप है, जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उसमें कई सारी कंपनीज हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा स्टील है, टाटा एलेक्सी है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, तो टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है कि हाँ भी वो इतनी सारी कंपनीज जो है टाटा ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप की एक पॉलिसी हो, ठीक है, मतलब टाटा ग्रुप का ये मकसद है कि हम देश में भुखमरी खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हंगर इरेडिकेशन खत्म करना चाहते हैं देश में। तो अब ये हो सकता है कि हाँ भी ये जो कंपनीज हैं सारी की सारी टाटा ग्रुप की, तो किस पे काम कर रही हैं, टाटा ग्रुप का जो टारगेट है यानी कि हंगर इरेडिकेशन, गरीबी जो भुखमरी दूर करने पे काम कर रही हो, ठीक है। तो ऐसे तो कहते हैं कि ये हो सकता है कि पूरे ग्रुप की एक पॉलिसी हो, तो कंपनीज जो है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हो। बट हाँ, CSR कमेटी जो है, बेशक टाटा ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज हैं, तो मान लीजिए इन सभी कंपनीज पे CSR की प्रोविजन सप्लाई होती हैं, तो हर एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, CSR की कमेटी अलग से सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप क्लियर हो गया ये। फिर कहते हैं कि कंपनी की जो बोर्ड रिपोर्ट होती है, सेक्शन 134 है बोर्ड रिपोर्ट का, कंपनी की जो बोर्ड रिपोर्ट होती है उसमें बताना होता है कि हमारी ये CSR कमेटी है, ठीक है, उसका ये कंपोजिशन है, ये CSR पॉलिसी है, उसके मेन जो कंटेंट्स हैं वो सब बताने होते हैं, ठीक है। द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 shall disclose the composition of corporate social responsibility committee, ठीक है। तो जो बोर्ड रिपोर्ट होती है उसमें बताना होता है कि CSR कमेटी का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। CSR कमेटी का जो कंपोजिशन है बेटा वो सब बताना होता है किसमें, ठीक है, बोर्ड की रिपोर्ट में। आई होप क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू CSR रूल्स, CSR प्रोविजंस विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग its holding company, subsidiary company, and a foreign company having its branch office or project office in India, net worth of 500 CR or more, or turnover of rupees 1000 or more, और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 CR और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो ये कंपनी स्पेसिफिक है, अब एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या उसकी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उनकी अपनी नेटवर्थ या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट एक लिमिट है 1000 CR या 500 CR या 5 CR, उसको क्रॉस कर रहा है, तो वो जो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट कंपनी है, उनको अपनी CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। या एक फॉरेन कंपनी है, तो मान लीजिए गूगल है, अब गूगल की एक ब्रांच है इंडिया में, गूगल का अपना एक ऑफिस है या ब्रांच है इंडिया में, अब वहाँ से उनकी जो इंडिया में उनकी नेटवर्थ है 500 CR या उससे ज़्यादा है, या इंडिया से टर्नओवर है 1000 CR या उससे ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 CR से ज़्यादा है, 5 CR या उससे ज़्यादा है, तो गूगल की जो यहाँ ब्रांच है या सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना एक CSR का एक अपना क्या है, मतलब कि अपनी एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, अपनी उन्हें क्या है बेटा एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि इफ़ ए कंपनी सीजेस टू बी ए कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, ठीक है, अगर 3 साल लगातार, अगर 3 साल लगातार कहते हैं कि कंपनी इस कैटेगरी में नहीं रह जाती, ठीक है, तो फिर क्या है कि इन्हें CSR कमेटी नहीं सेटअप करनी पड़ेगी फिर उसके बाद, ठीक है, और जो प्रोविजन है वो कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 साल लगातार अगर क्या है ये कंपनी जो है, ठीक है, इस कैटेगरी में नहीं आती, जो 5 CR या 500 CR या 1000 CR की लिमिट में नहीं आती, तो फिर उसको प्रोविजन कंप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग CSR कमेटी, ये ध्यान से समझना, कहते हैं कि जहाँ पे जो अमाउंट CR खर्च करनी है, अब मैंने आपको समझाया कि इन्हें जो खर्च करना होता है, ठीक है, उनको जो पैसा खर्च करना होता है, अभी जो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना होता है, पिछले 3 साल के जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना होता है, ठीक है। अब मान लो जो 2% बन रहा है जो खर्च करना है, अमाउंट टू बी स्पेंट बाय ए कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, ठीक है, जो टोटल 2% बन रहा है जो खर्च करना है 50 लाख से कम का ही है, तो रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी shall not be applicable and the functions of such committee provided under this section shall in such cases
बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी। ठीक है, यानी कि जो CSR की ऑब्लिगेशन है, CSR पे पैसा खर्च करने की जो ऑब्लिगेशन है, मान लो कंपनी की कितनी बन रही है, <50 लाख, तो कहते हैं कि CSR कमेटी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, CSR कमेटी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो CSR कमेटी का काम कौन करेगा, फिर बोर्ड। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही सारा काम कर लेंगे, वही CSR की पॉलिसी बनाएंगे, वही डिसाइड करेंगे कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वहाँ CSR कमेटी की अलग से कोई रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर देखिए, कहने का बहुत सिंपल है, अगर एक कंपनी जो है वो कैटेगरी में फॉल कर रही है, यानी कि नेटवर्थ जो है 500 या टर्नओवर 1000 या प्रॉफिट 5, इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर गई, मान लो नेटवर्थ 500 CR से ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको CSR कमेटी बनानी है, यस बनानी है। अब आगे जाके ये देखा कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट मान लो कंपनी का कितना है, 10 CR है, 10 करोड़ है, का 2% किया, ठीक है, तो कितना बन गया, 20 लाख, 50 लाख से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी का जो काम है सारा, ये CSR कौन संभाल लेगा, ये बोर्ड संभाल लेगा, कंपनी का जो बोर्ड है वही संभाल लेगा सारा काम। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो CSR कमेटी बनती है उसका रोल क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। और CSR कमेटी का क्या काम है, यही CSR की पॉलिसी बनाना, बोर्ड को रिकमेंड करना, फिर देखना खर्चा कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, CSR कमेटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड ए CSR पॉलिसी। ठीक है, क्या करता है CSR कमेटी, क्या करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है और सुझाव देती है, रिकमेंड करती है कंपनी के बोर्ड को एक CSR पॉलिसी, विच शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ठीक है, तो CSR कमेटी रिकमेंड करती है, सुझाव देती है इसको बोर्ड को, एक CSR पॉलिसी, पॉलिसी में क्या होता है, बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च करना है। अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी होनी चाहिए, जो शेड्यूल 7 में कवर्ड है। ठीक है, जो एरियाज या सब्जेक्ट जो कवर्ड है शेड्यूल 7 में। ठीक है, केवल देखो, कंपनी पैसा उन्हीं CSR की एक्टिविटी पे स्पेंड कर सकती है जो शेड्यूल 7 में कवर्ड है। ठीक है, एग्जैक्टली इन शेड्यूल 7 है या इन रिलेशन टू शेड्यूल 7 है, के साथ मिलती जुलती एक्टिविटीज़ है। ठीक है, और रिकमेंड करती है कि कितना खर्चा करना है। ठीक है, पहले बताना है कि खर्चा करना कहाँ पे है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, ठीक है, विच एक्टिविटीज़, किन एक्टिविटीज़ पे खर्च करना है। और दूसरा हाउ मच, कितना खर्च करना है, कौन सी एक्टिविटी पे खर्च करना है, और दूसरा कितना खर्च करना है, इसके बारे में कौन सुझाव देती है, CSR पॉलिसी। और जो CSR की पॉलिसी है उसको फिर ये मॉनिटर करती है टाइम टू टाइम। तो पहले समझ आया कि कौन सी एक्टिविटी पे खर्च करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ पे खर्च करना है, और दूसरा कितना खर्च करना है। फिर अब वही जो CSR पॉलिसी बन रखी है उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है। ठीक है, फिर कहते हैं जो CSR कमेटी है कैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड एन एनुअल एक्शन प्लान। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो किसकी बात हो रही है, एनुअल एक्शन प्लान के बारे में। इन परसुएंस ऑफ CSR पॉलिसी विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये कल को क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाट इज CSR एनुअल प्लान, तो आपने बताना है कि जो CSR कमेटी है वो फॉर्मुलेट करती है, बनाती है और रिकमेंड करती है बोर्ड को क्या, एक एनुअल एक्शन प्लान विद रिगार्ड टू CSR पॉलिसी। इसमें होता क्या क्या है, द लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स दैट आर अप्रूव्ड टू बी अंडरटेकन इन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। सेम वही बात कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो लिस्ट होती है कवर्ड उसमें कि इनके ऊपर हमें खर्च करना है, ये हमारे CSR के प्रोजेक्ट्स हैं या, ठीक है। इसके अलावा किस प्रकार से जिन प्रोजेक्ट्स को या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, किस आर मोडलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्स और प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। अब जो फंड्स हैं, CSR फंड है, अब देखो जो CSR का शेड्यूल बन गया, एक लिस्ट बन गई भी कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज जिस पर खर्च करना है। अब खर्च करने के लिए मोडलिटीज़ क्या है, मोडलिटीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट्स, ये क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी बातें। ठीक है, ये मोडलिटीज़ क्या है, पैसे को यूटिलाइज करने के लिए और जो शेड्यूल है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जो भी CSR के प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उसको मॉनिटर करना, उसका जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसको सारा चेक करना। ठीक है, ये किस पे आता है, CSR एनुअल प्लान में आता है। डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इफ एनी
फॉर द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी। ठीक है, अब मैंने बताया देखो कुछ केसेस में तो इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि देखो कि ये देखना है कि साथ पे क्या इन्हें नीड भी है या नहीं है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हाउएवर बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ इट्स सीएसआर कमेटी बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू दैट इफेक्ट। ठीक है, ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, बीच में कंपनीज एक्ट में। तो कहते हैं कि जो बोर्ड है उनके पास पावर रहती है कि सीएसआर कमेटी जो है वो सुझाव देती है, तो जो भी प्लान बनाया है इन्होंने, जो भी इन्होंने एनुअल एक्शन प्लान बनाया है, एनुअल एक्शन प्लान बनाया है, तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि ये सीएसआर एनुअल प्लान है क्या चीज़ है। तो कुछ सिंपल सी बात है, जैसे हम अपना प्लान बनाते हैं, नया साल शुरू होता है, हम एक प्लान बनाते हैं कि हाँ भी इस साल में हमें ये कुछ करना है, हमारे ये टारगेट्स हैं। ऐसे क्या है कि कंपनीज क्या बनाती हैं, एक सीएसआर का एनुअल प्लान बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तो सीएसआर कमेटी है वो रिकमेंड करती है बोर्ड को, तो बताते हैं कि ये लिस्ट है हमारे प्रोग्राम्स की, ठीक है, एक्टिविटीज़ की, और इस पे हमें ये खर्चा करना है, इस तरीके से खर्चा करना है। तो देखते हैं कि क्या इसकी जो इम्पैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यानी जो प्लान जो है कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड को, कि बोर्ड को उसे इम्प्लीमेंट करना होता है एनुअल एक्शन प्लान को। अब उस कमेटी को ये लगता है बीच में कि नहीं यार ये प्लान जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोविड आया था, कमेटी ने बना तो दिया प्लान इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट बीच में कोविड आ गया, 2020 की बात कर रहा हूँ, पुरानी बातें अब तो। ठीक है, कोविड आ गया, अब उन्हें लगा कि नहीं इसको क्या है चेंज करना चाहिए। तो अब ये अगर रिकमेंड करे कि बदलाव करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो बोर्ड ठीक है इसको चेंज कर देगा फिर, सिंपल। ठीक है, तो समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे। एक तो सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो अप्रूव किए हैं, ठीक है, सीएसआर कमेटी ने, उसको भाई ये करना है हमें इस साल में, ठीक है, कंटिन्यू करना है या स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो पैसा जो है, फंड जो है सीएसआर का फंड है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना है, उसके लिए क्या मॉडलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भाई सीएसआर जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी क्या नीड है, कैसे वो होनी है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि जो बोर्ड है सीएसआर कमेटी के रिकमेंडेशन पे तो सीएसआर प्लान बनाया है, एनुअल प्लान बनाया है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, व्हाट इज सीएसआर एनुअल प्लान। ठीक है, सीएसआर एनुअल एक्शन प्लान एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सीएसआर एनुअल एक्शन प्लान। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीएसआर मीटिंग्स, अब देखो लॉ में कुछ नहीं बताया हो गया, कुछ नहीं बताया कि कमेटी की मीटिंग्स कितनी होंगी, क्या कॉरम होगा, नथिंग। ठीक है, अगर लॉ इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सीएसआर कमिटीज मीटिंग्स। ठीक है, सीएसआर कमेटी की कितनी मीटिंग्स होंगी इसके बारे में लॉ बिल्कुल साइलेंट है। बट एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 committees shall meet as often as necessary subject to the minimum number and frequency stipulated by the board or as prescribed by any law or authority। ठीक है, तो सिंपल है, कहते हैं कि देखो सीएसआर कमेटी के साल में कितनी मीटिंग्स होंगी, कंपनी लॉ में कुछ नहीं लिखा, बट जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 है तो वो सिंपल कहते हैं कि जो कमेटी है, ठीक है, वो क्या है कि मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कब कब ये मीटिंग्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है कंपनी ये सीएसआर कमेटी की मीटिंग कन्वीन करती है। कॉरम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, बट एज पर SS1 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी कमिटी एप्लीकेबल टू सीएसआर कमिटी ऑल्सो constituted by the board is necessary to form the quorum for meetings of such committee unless otherwise stipulated in the act or any other law or articles or by board। सिंपल कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो जो कॉरम है सीएसआर कमेटी का, ठीक है, सीएसआर कमेटी का कॉरम क्या होता है कि मीटिंग होनी है, मीटिंग में इतने मेंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि सीएसआर कमेटी का जो कॉरम है उसके बारे में लॉ में कुछ नहीं बताया गया, बट SS1 ये कहता है कि देखो कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इस मीटिंग कमेटी के वो सारे प्रेजेंट हों। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड इज नेसेसरी टू फॉर्म द कॉरम फॉर मीटिंग्स ऑफ सच कमेटी अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट और अदर लॉ आर्टिकल्स और बाय बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड ने कुछ और कह दिया कि ठीक है इतना कॉरम चल जाएगा, 1/3 2/3 जो भी कह दिया है, या आर्टिकल में कुछ और लिख दिया गया है, या लॉ में कुछ और लिख दिया गया है। ठीक है, तो अलग चीज़ है, नहीं तो फिर सारी अदरवाइज सारे के सारे डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं
प्रेजेंट होने चाहिए टू फॉर्म द quorum, टू कॉन्स्टिट्यूट द quorum। ये कहते हैं कि मेंबर ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और एनी अदर लॉ और आर्टिकल शैल कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। आप कहते हैं कि देखो इस कमेटी का कोई भी मेंबर, ये सर कमेटी का कोई भी मेंबर को अपॉइंट किया है बोर्ड ने या कमेटी ने ही इलेक्ट कर लिया एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और एनी अदर लॉ और आर्टिकल्स शैल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कमेटी। ठीक है, तो यानी कि बोर्ड, हो सकता है कि बोर्ड ने को अपॉइंट किया हो, ठीक है, हो सकता है मेंबर को किसने अपॉइंट किया हो, ठीक है, बोर्ड ने अपॉइंट किया हो सकता है आर्टिकल के द्वारा अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो या कमेटी के मेंबर्स ने ही अपॉइंट किया हो, ठीक है, या लॉ या आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट किया गया है। तो इसी जो ये क्या मान लिया जाएगा, चेयरमैन, ठीक है, कमेटी का चेयरमैन, तो यही क्या है, मीटिंग को कंडक्ट करता है। अब आपको पता ही है कोई भी मीटिंग होती है उस मीटिंग का जो चेयरमैन है वो मीटिंग को कंडक्ट करता है। अब अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड कर सकता है या कमेटी के मेंबर्स कर सकते हैं एज पर द आर्टिकल्स या एज पर द लॉ। इफ नो चेयरमैन हैज बीन सो इलेक्टेड और इफ elected chairman is unable to attend the meeting, committee shall elect one of the members present to chair and conduct the meeting of committee unless otherwise provided in the articles। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई चेयरमैन चुना नहीं गया या चुना गया था बट वो अनेबल टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग है, एज ए चेयरमैन वो काम नहीं कर पा रहा, मीटिंग का कर नहीं सकता, बीमार है या कहीं गया है, आउट ऑफ स्टेशन, कुछ भी कह सकते हैं, तो फिर कहते हैं जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे मीटिंग में अपने में से किसी एक को क्या चुन लेंगे उस मीटिंग का चेयरमैन। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। पहले तो कहते हैं कि साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, इसके बारे में एक लॉ कहते हैं बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, तो कंपनी का बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मीटिंग्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स होनी चाहिए साल में, कितने कितने गैप पे होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दूसरी बात क्या बेटा, कॉरम के बारे में। कॉरम कहते हैं कि कुछ नहीं लॉ में लिखा हुआ, कॉरम जो है वो बोर्ड डिसाइड कर सकता है, ठीक है, या आर्टिकल के द्वारा या लॉ के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या है कि सारे के सारे जो डायरेक्टर्स हैं एज पर SS1, सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं, दे शैल कॉन्स्टिट्यूट द कॉरम, यानी कि सभी डायरेक्टर्स को मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर जो मीटिंग होगी, ठीक है, कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसका चेयरमैन कौन होगा, ठीक है, चेयरमैन कौन होगा, बोर्ड इलेक्ट कर सकता है या आर्टिकल या लॉ के द्वारा इलेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, अगर बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं किया या अपॉइंट तो कर रखा था, मीटिंग में आया ही नहीं है वो, ठीक है, तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं कमेटी के, वो अपने में से ही किसी एक को क्या है, जो चेयरमैन है, इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट है CSR पॉलिसी। ठीक है, CSR पॉलिसी में क्या होता है कि हमें कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर खर्च करना है। अब देखो एक्टिविटीज़ जो हैं वो वही कवर्ड होती हैं जो कौन कौन सी है, शेड्यूल 7 में है। आप शेड्यूल 7 से बाहर जाके, ठीक है, शेड्यूल 7 से बाहर जाके कोई भी ऐसी एक्टिविटी पे पैसा खर्च नहीं कर सकते तो शेड्यूल 7 में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी बेटा ऐसी एक्टिविटी पे पैसा नहीं खर्च कर सकते जो शेड्यूल 7 में नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो क्या सभी एक्टिविटीज़ पे खर्च करना है, नहीं, आप किसी भी एक एक्टिविटी को या 2 एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 में कवर्ड है उसमें से इलेक्ट कर सकते हैं, फिर पैसा खर्च कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी पॉलिसी के हिसाब से। तो CSR पॉलिसी क्या है, रिलेट्स टू एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। बार बार बोल रहा हूँ मैं, शेड्यूल 7 में कुछ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, उन एक्टिविटीज़ में से आपको इलेक्ट करना है कि हाँ भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, आपकी जो CSR पॉलिसी में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, CSR पॉलिसी रिलेट्स टू एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 टू द एक्ट एंड द एक्सपेंडिचर देयर ऑन एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखना, जो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पैसा खर्च करती है, एक कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, देखो मान लीजिए एक कंपनी जो है, ठीक है, हॉस्पिटल चैन के, ठीक है, अब ये कैंप लगाते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, डॉक्टर्स की मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, फ्री कैंप लगा रहे हैं, यहाँ तो ये मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी इसको थोड़ी ना बोलेंगे हम ये CSR एक्टिविटी है, तो इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे अगर फ्री दवाइयाँ बांटते हैं, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ पे इनका कोई पर्पस ही नहीं है मार्केटिंग करना है ऐसा कुछ, ठीक है, तो फिर ठीक है, तो इसको हम मानेंगे कि हाँ भी ये CSR एक्टिविटी है। ठीक है, तो कंपनी जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ जो करनी है, कंडक्ट करनी है इन्होंने,
ठीक है, वो शेड्यूल 7 में कवर्ड होनी चाहिए। और जो भी एक्सपेंडिचर हैं कवर्ड, ठीक है, वो आएंगे CSR पॉलिसी में भी, हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्सपेंडिचर हमें इनकर करने हैं अपनी इन एक्टिविटीज़ के ऊपर। बट ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं उसको कहीं CSR एक्टिविटी में कवर ना कर दें, ठीक है। रूल्स प्रोवाइड दैट CSR पॉलिसी ऑफ ए कंपनी, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, कहते हैं रूल्स प्रोवाइड दैट CSR पॉलिसी ऑफ कंपनी शैल इंटर एलिया क्या है, अमंग्स अदर थिंग्स, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। तो रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं कि जो CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी शैल इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake following within the purview of Schedule 7 of the Act, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो इसमें करना क्या है, ध्यान रखना है कि CSR पॉलिसी में क्या कुछ आना चाहिए, यही है ना, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इस पर खर्च करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस पर खर्च करना है। तो जो एक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए इन रिलेशन टू शेड्यूल 7, ठीक है। और दूसरा कितना खर्च करना है, कितना खर्च करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जितने कितने टाइम में पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक तो ये हो गया कि कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं विच ए कंपनी प्लान्स टू अंडरटेक फॉलोइंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ शेड्यूल 7। ये कंपनी के CSR पॉलिसी में ये आएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं, पर ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो शेड्यूल 7 में कवर्ड होते हों। स्पेसिफाइंग मोडलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, जो हम पहले बात करके आए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या मॉडलिटीज़ होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब। मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ सच प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, ये किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को क्या है कि मॉनिटर किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। बोर्ड शैल इंश्योर दैट द एक्टिविटीज इंक्लूडेड बाय द कंपनी इन CSR पॉलिसी आर रिलेटेड टू, ठीक है, सेम वही बात फिर आ रही है। बोर्ड इस बात को इंश्योर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं बेटा वो शेड्यूल 7 में कवर्ड हो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं कंपनीज के, ठीक है, CSR पॉलिसी के, वो शेड्यूल 7 में कवर्ड होने चाहिए। अगर कोई आपने ऐसी CSR पॉलिसी का प्रोग्राम या अपना बना लिया कि यहाँ खर्च करना है प्रोजेक्ट, जो CSR शेड्यूल जो 7 है उसमें नहीं कवर हो रहा, तो फिर आप वो आपका अलग खर्चा माना जाएगा, वो आपकी जो CSR की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं सरप्लस, ये ध्यान रखना। अब कहते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट है, हम कुछ पैसा लेते भी हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं मान लो काम हम, ठीक है, 2% खर्च भी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। अब मान लो कुछ डोनेशन हमें ज़्यादा आ गई, खर्चा हमारा कम होगा, तो सरप्लस है। तो सरप्लस को हम बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मानेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम आगे CSR एक्टिविटी पे ही खर्च कर देंगे, जो सरप्लस बच जाएगा। द CSR पॉलिसी ऑफ कंपनी शैल स्पेसिफाई दैट सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, हमारा देखो कोई CSR का प्रोजेक्ट है, कुछ पैसा हम डाल रहे हैं, कुछ हमें डोनेशंस भी आ रही हैं, तो अब ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अब कुछ सरप्लस बच गया है तो उसको हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट मान लेंगे, ठीक है। विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, सिंपल। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर अबाउट CSR पॉलिसी, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कहते हैं कि कंपनी जो भी CSR पॉलिसी है, क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ CSR पॉलिसी की जो डिटेल है ये क्या है, कंपनी अपनी जो वेबसाइट है उस पर भी ये पोस्ट करेगी। द बोर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द CSR कमिटी, कंपनी का बोर्ड है, ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस मेड बाय CSR कमिटी अप्रूव द CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी एंड डिस्क्लोज कंटेंट्स ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट and place it on the company's website. Board of every company ensures that the activities as are included, ठीक है, under the CSR policy of the company are undertaken by the company। कुछ खास नहीं है बेटा, सिंपल सी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो जो CSR कमेटी है, ठीक है, CSR कमेटी है, इसने रिकमेंडेशन दी बोर्ड को, ठीक है, कि ये पॉलिसीज हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। एक तो जो भी कंटेंट्स ऑफ द पॉलिसी है, अब जो कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी हैं, कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी हैं, ये दो जगह जाएंगे। एक जो बोर्ड है, अपनी जो रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134, उसमें भी डालेगा ये, प्लस कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें पोस्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी कंपनी की
सीएसआर पॉलिसी जो है, जो रिकमेंडेशन है सीएसआर पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो फॉर्मुलेशन की गई है बाय द सीएसआर कमेटी, ठीक है, उसके जो कंटेंट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट होती है इनकी बेटा, बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134, जो कंटेंट्स है सीएसआर पॉलिसी की अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश करेगा, प्लस क्या है जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर पब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि सीएसआर एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं स्टार्टिंग से बात करता आ रहा हूँ कि कंपनी ने क्या करना है। जो कंपनी के पिछले 3 साल के, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उसकी एवरेज करनी है, उसका 2% खर्च करना है। आई रिपीट, ठीक है, ये साल चल रहा है, मान लो 25-26 चल रहा है, पिछले 3 साल, ठीक है, पिछले 3 साल का हमने क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज उसका करना है 2%, 2% कम से कम खर्च करना ही करना है। ज़्यादा हम खर्च कर सकते हैं, कम नहीं खर्च करना, ठीक है। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year। पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट जो है उसका 2% एवरेज करना है, उसका 2%, ठीक है। या फिर कहते हैं वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अभी कहते हैं कंपनी को 3 साल बने हुए नहीं हुए, 2 साल ही हुए, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लेंगे, उसका 2% कर देंगे खर्च, और क्या है, ठीक है। कि देखो सीएसआर की जो पॉलिसी है या सीएसआर की जो प्रोविजंस हैं अप्लाई कब होती हैं, इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर में अगर जो नेट प्रॉफिट है 5 CR या उससे ज़्यादा है, नेटवर्थ 500 CR या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा है, तो कंपनी के ऊपर सीएसआर की प्रोविजंस अप्लाई हो जाती हैं। अब मान लो कंपनी को बने 2 साल हुए गिनती के, तो पिछले साल में जो कंपनी की नेटवर्थ या टर्नओवर या प्रॉफिट लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, बने को 2 साल ही हुए हैं, पिछले 2 साल के क्या करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ द सीएसआर पॉलिसी दिस अमाउंट विल बी सीएसआर एक्सपेंडिचर। इसे हम क्या मानेंगे, सीएसआर एक्सपेंडिचर, समझ गया। तो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट मान लो 25-26 चल रहा है, ठीक है, पिछला क्या हो गया 24-25, 23-24, 22-23, ठीक है। इन 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज उसका 2% खर्च करना है। मान लो कंपनी को बने ही 2 साल हुए, 1 साल ये 1 साल ये, तो कोई बात नहीं, अगर इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर इस साल में अगर नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज़्यादा है, नेटवर्थ 500 CR या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो खर्च करना है 2%। तो इन 2 साल जो, क्योंकि बने को 2 साल हुए हैं, इन 2 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करना है, उसका 2% खर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन और कंप्लाई बेसिस, ठीक है। तो कहते हैं कि if the company fails to spend such amount, the board shall in its report specify the reasons for not spending the amount। एक तो रीजंस बताने हैं, अब तो साथ में क्या है, पेनल्टी है, साथ में क्या है, पेनल्टीज भी हैं, ठीक है। पहले तो क्या था कि खाली आप रीज़न बता दो, रीज़न बता के बच जाते थे, अब वो काम खत्म, ठीक है। अब रीजंस भी हैं साथ में बेटा, ठीक है, अब रीजंस भी हैं साथ में क्या है, ठीक है, ठीक है, रीज़न तो बताने ही बताने हैं, अभी क्यों कंप्लाई नहीं किया, तो साथ में क्या है बेटा, जुर्माना भी है, फाइन लगेगा, ठीक है। कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, फाइन, ठीक है जी, कंपनी को फाइन भी पे करना है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस टू लोकल एरियाज। अब कोई भी कंपनीज है बेटा, उनको क्या है कि जो लोकल एरियाज है उनको प्रेफरेंस देनी है। लोकल एरिया जैसे कोई बंदा, कोई कंपनी तमिलनाडु में है, चेन्नई में, तो कोशिश है कि चेन्नई में एक्सपेंडिचर किया जाए। कोई कंपनी कर्नाटका में है, बेंगलुरु में, ठीक है, तो उस कंपनी को क्या है कि फोकस करना है कि बेंगलोर पे खर्च किया जाए, ठीक है। कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया, ठीक है, एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट ईयरमार्क्ड फॉर सीएसआर एक्टिविटीज़, ठीक है। कंपनी क्या है, फोकस करेगी वहाँ पे जहाँ पे वो ऑपरेट करती है, ठीक है, उन बेसिक उन एरियाज़ पे प्रेफरेंस देगी। अब ऐसा नहीं कि करना ही करना है, प्रेफरेंस देनी है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट इन इंडिया ओनली विल क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पस और ऑन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सीएसआर एक्टिविटीज। अब ये ध्यान रखना है कि आपने जो सीएसआर के ऊपर खर्चा करना है, कि इंडिया में खर्च करना है। अब आप मान लो इंडिया में जैसे स्वच्छ भारत चलता है प्रोग्राम, ठीक है, तो आप उस पर कर रहे हैं, ठीक है, आप सैनिटेशन पे, साफ सफाई पे खर्चा कर रहे हैं, दैट्स ओके। और आप कहते हैं हम अमेरिका को साफ करेंगे,
इंडिया तो बहुत साफ़ है पहले ही, ठीक है। हम तो अमेरिका की सड़कें साफ़ करेंगे, अमेरिका में हम क्या है कि ये पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ खर्चा करेंगे तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सीएसआर की एक्टिविटी जो है आपको क्या है कि दैट मस्ट बी कैरिड आउट इन इंडिया, तभी वो सीएसआर की एक्टिविटी में काउंट होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो एक्सपेंडिचर जो हैं इनकर किए जाते हैं अंडरटेकिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है मैंने बताया, अभी जो मैंने मेडिकल की एग्जांपल ली थी, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उनसे मान लो फोर्टीज़ है, ठीक है, वेदांता है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब ये अपने प्रॉफिट का 2% क्या है जो खर्च करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि और मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अब मेडिकल कैंप तो ये वैसे भी लगाते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं, डॉक्टर्स की मार्केटिंग के लिए, ठीक है। कहते हैं कि ये तो उनका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। आपको कंपनी जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस पे जो एक्सपेंडिचर करती है, तो ये नहीं कह सकती वो हमारा ये सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अंडरटेकिंग नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस will not form part of CSR expenditure. Companies would need to clearly distinguish those activities which are undertaken specifically in pursuance of normal course of business and those that are done incrementally as part of CSR initiative. तो कंपनी क्या है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंडिचर करती है तो उसको सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, और हर एक कंपनी को ये स्पेसिफिकली ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि यहाँ भी कौन सा खर्चा हमारा सीएसआर एक्टिविटी का है, कौन सा हमारा जो खर्चा है वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस का है, ठीक है। कोई भी हम ये बात कर चुके हैं कि कोई भी सीएसआर की एक्टिविटी से कोई भी प्रॉफिट अराइज होता है, सरप्लस आता है, तो उसको हम बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मानते। तो सरप्लस है उसको हमने आगे सीएसआर एक्टिविटी पे ही खर्च करना होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय द फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटीज इन इंडिया will qualify as CSR spend of the Indian subsidiary if the CSR expenditure are routed through Indian subsidiaries and if Indian subsidiary is required to do so as per section 135 of the Act। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक कंपनी है सैमसंग। अब सैमसंग तो बाहर की कंपनी है, ठीक है, कोरियन कंपनी है। अब इनकी इंडिया में सब्सिडरी कंपनी क्या है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया में जो नेटवर्थ है या नेट प्रॉफिट है या नेट या टर्नओवर है वो लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, वो 500 या 1000। अब इसको अपने इंडिया में जो भी प्रॉफिट्स हैं, इंडिया में जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स के, एवरेज प्रॉफिट्स हैं लास्ट 3 ईयर के, तो क्या खर्च करना है बेटा, 2%। तो अपने 3 साल के जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना ही करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉरेन होल्डिंग कंपनी हो गई, ठीक है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, और ये इंडिया में क्या है, इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन होल्डिंग कंपनी की इंडिया में कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो उस इंडिया की सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 साल के, उसका 2% खर्च करना होता है, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में क्या है बातें, एक तो हमें पता है कि जो सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो कौन सी कवर्ड होंगी, केवल जो शेड्यूल 7 में कवर्ड होती हैं, ठीक है। ये सर एक्टिविटीज शैल बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर द स्टेटेड सीएसआर पॉलिसी। हमें पता ही है कि सीएसआर की पॉलिसी जो है ये सर कमेटी रिकमेंड करती है, बोर्ड उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। एज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज देर इधर न्यू और ऑनगोइंग एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कहते हैं सीएसआर की एक्टिविटीज जो है वो कंपनी अंडरटेक करेगी, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं उसको हम सीएसआर एक्टिविटी नहीं मानेंगे। ये बार बार बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है डिस्टिंग्विश करती है कि इनकी कौन सी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी है, कौन सी सीएसआर की एक्टिविटी है। द बोर्ड ऑफ ए कंपनी में डिसाइड टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटीज अप्रूव्ड बाय द सीएसआर कमिटी टू ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट और ए रजिस्टर्ड सोसाइटी और ए कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट बाय द कंपनी इधर सिंगली और अलॉन्ग विद इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच अदर कंपनी, और अदरवाइज क्या बोलते हैं कि बोर्ड जो है, कंपनी का बोर्ड ये डिसाइड कर सकता है कि हमारी कंपनी है तो हमारी कंपनी अपने हिसाब से क्या है कि सीएसआर की पॉलिसी पे खर्च करेगी, सीएसआर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उस पर खर्च करेगी। या फिर क्या है कि जो एक्टिविटीज अप्रूव की है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उस पर जो खर्च करना है, कैसे खर्च कर सकते हैं, थ्रू ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बना देते हैं। एक कंपनी है वो एक ट्रस्ट बनाती है, कि जैसे जो टाटा की जितनी कंपनीज उनकी क्या है, टाटा ट्रस्ट है, जो भी खर्चा करते हैं वो टाटा ट्रस्ट के जरिए करते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के जरिए खर्चा कर सकते हैं या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के जरिए,
ठीक है, कर सकते हैं खर्चा ट्रस्ट के जरिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी के जरिए, या फिर एक कंपनी बना सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, बाय द कंपनी ईदर सिंगली और अलॉन्ग विद इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी, यानी किसी और कंपनी के साथ मिलके कोई सेक्शन 8 कंपनी बना ली, या रजिस्टर्ड सोसाइटी बना ली, या रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना ली, उसके जरिए वो खर्चा जो प्रोजेक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, ठीक है, ऑफ सच अदर कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड दैट इफ सच ट्रस्ट society or company is not established by the company either singly or along with its holding subsidiary or associate company along with any other company or holding or subsidiary or associate company of such other company or its holding or subsidiary or associate company shall have an established track record of 3 years in undertaking similar programs or projects। तो कहते हैं जिस भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के जरिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है, CSR की पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, अगर ये इन्होंने खुद सेटअप नहीं की, इन्होंने जो कंपनी है या इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ने खुद सेटअप नहीं की, ठीक है, तो जिस भी ये ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के जरिए पैसा खर्च कर रहे हैं, इस कंपनी का या सोसाइटी का या ट्रस्ट का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे एक्टिविटीज़ का 3 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। द कंपनी हैज़ स्पेसिफाइड द प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकन टू दीज एंटिटीज, the modalities of utilization of funds on such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism। ठीक है, कंपनी जो है तो स्पेसिफाई किया होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर क्या है सोसाइटी के जरिए या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के जरिए, ठीक है, और क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ए कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स or CSR activities in such manner that the CSR committees of the respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कहते हैं कि देखो, एक तो जिन जिन कंपनीज पे ये CSR की प्रोविजन अप्लाई हो रही हैं, हर एक कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, CSR की एक कमेटी बनानी पड़ती है, अपनी अपनी CSR की पॉलिसी बनानी पड़ती है और CSR की कमेटी सेटअप करनी पड़ती है। और हमने ये बात की थी कि हाँ, कुछ एक कंपनीज मिलके अपनी एक जैसी पॉलिसी बना सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी टाटा की, टाटा ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं उनकी सिमिलर पॉलिसी होती है, तो पूरा टाटा ग्रुप उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है CSR एक्टिविटी कंडक्ट करता है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो कहते हैं कि कंपनी जो है वो कोलैबोरेट कर सकती है दूसरी कंपनीज के साथ कि हाँ भी जो हमारा गोल है वो एक ही गोल है कि हाँ भी हंगर इरेडिकेशन, गरीबी हम खत्म करना चाहते हैं, क्या नाम है, भुखमरी खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं कि जो वेरियस जो कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो एक ही तरह की CSR पॉलिसी बना के उसको कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और वो अपनी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो अलग अलग करेंगे। हर एक कंपनी रिपोर्टिंग अपनी अलग हिसाब से करेगी, अपने अपनी जो बोर्ड रिपोर्ट में या जो भी करनी है वेबसाइट पे, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं कि जो इंडिया में एक्सपेंडिचर किए गए हैं, तो केवल जो इंडिया में एक्सपेंडिचर किए गए हैं CSR के, उसी को क्या है कि माना जाता है CSR एक्सपेंडिचर। इंडिया के बाहर मैंने एग्जाम्पल थी स्वच्छ भारत वाली, आप इंडिया के बाहर करते हो कि आप कहते हो कि स्वच्छ अमेरिका, ठीक है, वो जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपकी CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा। फिर कहते हैं CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज। आप अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो जो एक्टिविटी है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है, ना कि वो CSR एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। द CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the act। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करती हैं, ठीक है, या उनके परिवारों की मदद करती हैं, तो वो CSR एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये तो केवल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स का पार्ट है। कंपनीज में बिल्ड CSR कैपेसिटीज ऑफ their own personnel as well as those of the implementing agencies through institutions with the established track records of at least 3 financial years, but such expenditure, including expenditure on administrative overhead, shall not exceed 5% of total CSR expenditure for the company in one financial year। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। कहते हैं कि देखो, एक तो है कि कंपनी किसी और ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है, CSR की पॉलिसी। उसके अलावा कहते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी खुद की CSR जो कैपेसिटी है बिल्डअप कर सकती है।
कि अपनी एक पॉलिसी बना रखी है, सीएसआर पॉलिसी अपनी क्या है कि एक सीएसआर पॉलिसी बना रखी है। अब उस सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो खर्चा करना है या जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ लोग अपॉइंट कर दिए, अपने ही कुछ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर दिए कि तुमने ये सीएसआर एक्टिविटी को सारा संभालना है। कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं सीएसआर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, ये तुम्हें इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, वो अपॉइंट कर एक तो कर दिया कि अपने पर्सनल को अपॉइंट कर दिया, कैपेसिटी बिल्डअप कर दी, और साथ में क्या है कि कुछ और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको अपॉइंट कर लिया साथ में। ठीक है, जिनका रिकॉर्ड कम से कम 3 साल का होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि जो भी ये खर्चे किए जा रहे हैं कि अपने ही लोग अपॉइंट कर दिए, अपने जो, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हुए हैं, खुद कैपेसिटी बिल्डिंग कर रखी है सीएसआर की, ठीक है, प्लस एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, मिला के सारा कितना खर्चा होगा, सीएसआर एक्सपेंसेस का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी पे जो खर्चा किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाता। कल को ये पूछा जाए आपसे कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं तो सीएसआर में नहीं आते, एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सीएसआर एक्टिविटीज। ठीक है, पहला कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, दूसरा ये जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया, इनकर्ड लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है, ये एक्सपेंडिचर जो इंडिया के बाहर इनकर किए गए हैं। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये कहते हैं कि सीएसआर एक्टिविटी में कवर नहीं होते। पहला, कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो एक्सपेंडिचर जो इंडिया के बाहर इनकर किए जा रहे हैं। ठीक है, और जो क्या है कि एम्प्लॉयज़ के या उनके एम्प्लॉय फैमिलीज़ के बेनिफिट के लिए हैं। इसके अलावा जो सीएसआर पॉलिसी के बाहर हैं, ठीक है, वो उसमें कवर नहीं होंगे। चलो, वो तो एक बेसिक चीज़ ही होगी ना। नेक्स्ट है कि जो प्रॉफिट है उसकी कंप्यूटेशन कैसे होनी है, कि जो नेट प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो वो सेक्शन 198 है कंपनीज एक्ट का, जो बताता है कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होनी है। सेक्शन 198 है, ठीक है, 198 है कंपनीज एक्ट का, जो बताता है कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, उसी प्रकार से होनी है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पे जो 2% खर्च करना है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट तो देखने हैं, उसका 2% खर्च करना है। तो ये याद रखना, ये पीबीटी होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, जो हम 2% कर रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट कौन से हैं, बिफोर टैक्स वाले, आफ्टर टैक्स वाले नहीं। ये बिफोर टैक्स वाले जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसका 2% खर्च करना है, ना कि आफ्टर टैक्स वाले का। ठीक है, द नेट वर्थ, टर्नओवर एंड द नेट प्रॉफिट्स आर टू बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 198 of the act as per the profit and loss statement prepared by the company in terms of section 381 अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है, section 198 of the 2013 act, every company will have to report its standalone net profit during a financial year for the purpose of determining whether or not it triggers the threshold criteria। वो तो हर कंपनी को पता नहीं होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है कि नेट प्रॉफिट कितना है। तब जब तक हमारे को नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ एंड टर्नओवर पता नहीं होगी, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हाँ भी इन कंपनी पे ये सीएसआर की जो पॉलिसी है वो अप्लाई भी होती है कि नहीं होती। ठीक है, तब तक पता ही नहीं लगेगा कि नेट प्रॉफिट ही नहीं पता होंगे तो पता कैसे लगेगा कि 2% कितना बनता है। ठीक है ना, इंडियन कंपनी, ये अच्छा पॉइंट है। ये कहते हैं कि सीएसआर रूल्स हैव क्लैरिफाइड द मैनर इन विच ए कंपनीज नेटवर्थ कैल बी कंप्यूटेड टू डिटरमाइन इफ इट फिट्स इनटू द स्पेंडिंग नॉर्म इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, ये वाला पॉइंट मेन है। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो डिविडेंड आया है
another Indian company or profits made by company from its overseas branches have been excluded. ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम ये निकालते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो कंपनी को जो डिविडेंड इनकम आई है फ्रॉम अदर इंडियन कंपनी से, या जो प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ओवरसीज ब्रांचेस हैव बीन एक्सक्लूडेड। ठीक है, किसी और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसका मतलब ये होता है, देखो अगर दूसरी कंपनी जो है वो भी CSR एक्टिविटी में आती है, दूसरी कंपनी CSR पॉलिसी में कवर्ड हो रही है, तो उसने तो 2% पहले ही खर्च कर दिया। अब वो कंपनी वो 2% खर्च करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ठीक है, अब एक कंपनी है, उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से डिविडेंड जो है उसको भी इनकम मान लेंगे सी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 2% के लिए इनकम मान लेंगे, तो ये तो 2 बार खर्चा हो गया। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, दूसरी कंपनी क्या है, वाई लिमिटेड है। ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर CSR जो है 135 सेक्शन अप्लाई होता है। उसने तो अपने प्रॉफिट का 2% खर्च कर दिया होगा, इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का क्या है कि 2% खर्च कर दिया होगा। ठीक है, इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का बेटा 2% खर्च कर दिया होगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये होती है, ठीक है, दूसरी बात ये होती है, अब ये कंपनी 2% खर्च कर चुकी है। अब ये कंपनी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो इसके पास 25% शेयर्स है। ठीक है, अब इसके अपने नेट प्रॉफिट्स हैं वाई लिमिटेड के। अब इसमें क्या है कि कुछ और प्रॉफिट भी हैं। इस कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड। इस कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड। अब इस डिविडेंड में से टोटल डिविडेंड का 25% किसके पास आना था, इस कंपनी के पास, क्योंकि इसके पास शेयर्स हैं। ठीक है, मान लो 50 लाख का डिविडेंड हो गया। अब कहते हैं कि ये नेट प्रॉफिट में ये डिविडेंड इनकम जो आई है, इसको ऐड करना है कि नहीं करना, नहीं करना। तो ये 2% की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जब एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है, तो उस प्रॉफिट में हमें ये वाला जो डिविडेंड आया है उस कंपनी से, जो कंपनी पहले ही CSR पे कवर्ड है, उसको ऐड नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इस पर तो पहले ये 2% खर्च कर चुकी है। इस प्रॉफिट को आगे डिविडेंड में यहाँ के प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा 50 लाख को। ठीक है, ऐड कर देंगे, तो फिर इसका मतलब तो ये हो जाएगा, पहले 2% इसी अमाउंट के ऊपर 2% एक्स ने खर्च किया, इसी अमाउंट के ऊपर फिर वाई भी खर्च कर रही है, तो इसलिए इसको ऐड नहीं करना। क्लियर हो गया। तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर कंपनी जो CSR पॉलिसी में कवर्ड है, या फिर जो इनकम आ रही है इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर से जो इनकम आ रही है उसको हमने नेट प्रॉफिट में नहीं लेना। ठीक है, 2 चीज़ों को नेट प्रॉफिट में नहीं लेना। एक, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135, पहला। और दूसरा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाहर से कोई इनकम रिसीव हुई है, इन दोनों को क्या है कि हमें इनकम में नहीं लेना, नेट प्रॉफिट में नहीं लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। तो हम बात कर चुके हैं कि फॉरेन कंपनी जो है, इंडिया में कोई ब्रांच है या ऑफिस है, और यहाँ पे उसकी जो नेटवर्थ है 500 CR या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा है। ठीक है, या नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी को क्या है कि CSR की पॉलिसी अप्लाई हो जाती है। इंडिया से जो भी इनकम कमाएंगे वो उसका 2% इंडिया में खर्च करना है उसे CSR एक्टिविटी पे। ठीक है, CSR रूल प्रिस्क्राइब दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी दैट हैज़ इस ब्रांच, या इंडिया में कोई ब्रांच है या कोई प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, तो CSR प्रोविजन जो है अप्लाई हो जाती है ऐसी ऑफिस पे। CSR रूल्स फर्दर प्रिस्क्राइब दैट बैलेंस शीट एंड P&L ऑफ ए फॉरेन कंपनी will be prepared in accordance with section 381 section 1 clause A, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट जो है, ठीक है, उसका सेक्शन 381 है। ठीक है, बता रखा है कि किस प्रकार से फॉरेन कंपनी है वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस बनाएगी, एंड नेट प्रॉफिट टू बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 198। ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर एज टू हाउ द कंपोजिशन ऑफ नेटवर्थ एंड टर्नओवर वुड बी अराइव्ड एट इन केस ऑफ ब्रांच और प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी। तो कहते हैं कि फॉरेन कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इंडिया में
उसकी कैलकुलेशन तो 198 के अकॉर्डिंग ही करनी है, 198 के अकॉर्डिंग करनी है, बट उनकी जो नेटवर्थ है या टर्नओवर है कि कैलकुलेशन का क्या अलग तरीका होगा या सेम ऐसे ही होगा। तो इंडियन कंपनी के नेटवर्थ से टर्नओवर निकालते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कहते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी हमने बात की थी कि कंपनी की जो CSR पॉलिसी होती है वो डिस्क्लोज करना होता है बोर्ड ने बोर्ड रिपोर्ट में, प्लस कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पब्लिश करना होता है। उसके अलावा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR है उसमें भी बताना होता है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में एक पोर्शन होता है एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, उसमें भी डिस्क्लोज करना होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू डिस्क्लोज इट्स इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। कंपनी की जो बोर्ड रिपोर्ट है, ठीक है, जो बोर्ड रिपोर्ट है, ठीक है, में क्या है कि पूरा मेंशन करना है कंपनी को, ठीक है, सारा किसके बारे में, ठीक है, आपकी CSR की पॉलिसी के बारे में, CSR की पॉलिसी के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं द रिपोर्ट ऑफ board of directors attached to the financial statements of the company would also need to include an annual report on CSR activities of the company in the format prescribed containing the following particulars। अब कहते हैं कि जो बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में एक हिस्सा होगा एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब बातें। एक तो CSR पॉलिसी जो है कंपनी की, ब्रीफ आउटलाइन इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स प्रपोज टू बी अंडरटेकन अंडर रेफरेंस, ठीक है, टू द वेब लिंक ऑफ द CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है। एक तो क्या है कि जो ब्रीफ आउटलाइन आ जाएगी सारी की सारी कि क्या क्या CSR पॉलिसी है हमारी, ठीक है, क्या क्या CSR पॉलिसी है, ठीक है, और उसके जो प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू है के बारे में, प्रोग्राम्स का ओवरव्यू है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें करने हैं, एंड रेफरेंस टू द वेब लिंक ऑफ CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो CSR पॉलिसी हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसके क्या है जो वेब लिंक है, ठीक है, उसकी रेफरेंस भी देनी है कि यहाँ भी कहाँ इसकी जो डिटेल पॉलिसी है वो अवेलेबल है कंपनी की वेबसाइट पे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR कमेटी का कंपोजिशन क्या है, और पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट क्या है, कितना एक्सपेंसेस हमें करना है CSR के ऊपर, और कितना खर्च कर चुके हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इन द केस कंपनी हैज़ फेल्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, एनी पार्ट देयर ऑफ द कंपनी शैल प्रोवाइड द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट। अब कहते हैं कि देखो खर्च कितना करना था, ठीक है, खर्च करना है 2%, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है। मान लो नहीं खर्च किया तो रीजंस भी देने हैं कि खर्चा क्यों नहीं किया, रीजंस भी देने हैं खर्चा क्यों नहीं किया, ठीक है। A responsibility statement of CSR committee that implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the company, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ CSR कमेटी में भी होगी, जहाँ बताया जाएगा भी हाँ भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, ठीक है, CSR पॉलिसी की वो CSR ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या आ गया कि जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट है में एक क्या होगा एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR में बताया जाएगा कि यहाँ पे CSR पॉलिसी की एक बेसिक आउटलाइन मोटा मोटा बताया जाएगा, पर्पस क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, और इसके जो वेब लिंक्स है कहाँ पे अवेलेबल है ये वेबसाइट पे, उसके लिंक दिए जाएंगे, साथ में बताया जाएगा भी कितने एक्सपेंसेस हमने करने थे, कितने हमने इस साल में कर दिए, ठीक है, और पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें क्या हैं कि बतानी है हमें कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट कहते हैं मतलब ड्यूटीज ऑफ बोर्ड रिगार्डिंग CSR। अब देखो CSR कमेटी ने तो केवल क्या किया है, CSR पॉलिसी बनाई और रिकमेंड कर दी, उसकी जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो तो सारी टेंशन किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड ने ही सारे देखने हैं कि प्रोग्राम्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, ठीक है, कितना खर्च हो चुका है, कितना और खर्च करना है, यानी जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है CSR पॉलिसी की कि वो किसके सर पे होती है, बोर्ड के सर पे, ठीक है। और जहाँ पे CSR कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने किया था कि जहाँ पे टोटल जो CSR एक्सपेंसेस बनता है साल का 50 लाख से कम बनता है, तो वहाँ CSR कमेटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये सारा CSR का काम कौन संभाल लेगा, कंपनी का बोर्ड संभाल लेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर सारी जिम्मेवारी किसकी रहती है, बोर्ड की। CSR की पॉलिसी बनाना हो गया, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, सारा टेंशन किसके ऊपर आता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, अगर CSR कमेटी नहीं बैठी तो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the recommendations made by CSR committee approve
तो कहते हैं कि देखो जो बोर्ड है कंपनी का, हर एक कंपनी का जो बोर्ड है, ठीक है, सीएसआर कमेटी की रिकमेंडेशन जो है उसको देखने के बाद, कंसिडर करने के बाद अप्रूव करता है सीएसआर पॉलिसी फॉर द कंपनी एंड डिस्क्लोज द कंटेंट्स ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्लेस इन ऑन द वेबसाइट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि सीएसआर कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं वो देख कंसिडर करने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सीएसआर पॉलिसी को अप्रूव करते हैं, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश करते हैं। ठीक है, इंश्योर द एक्टिविटीज़ जो है वो देखना ही है कि जो एक्टिविटीज़ पॉलिसी में डाली गई हैं, जो सीएसआर पॉलिसी बनी है उसमें जो एक्टिविटीज़ कवर्ड हैं, ये देखना कि वैसी उन्हीं एक्टिविटीज़ को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि सीएसआर पॉलिसी बनी किसी और चीज़ के लिए और जो खर्चा है वो किसी और चीज़ पे हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इंश्योर करेगा बोर्ड कि कम से कम जो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% क्या है सीएसआर एक्सपेंचर पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, रेफरेंस टू लोकल एरिया पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये कंपनी जो है वो लोकल एरिया पे प्रेफरेंस दे रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, और ये हम बात कर चुके हैं अगर कोई फेलियर होता है, ठीक है, फेलियर इन स्पेंडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, तो अगर कोई फेलियर होता है इसका एक तो रीज़न देने पड़ेंगे बोर्ड रिपोर्ट में। उसके अलावा क्या है, अगर कहते हैं कंपनी फेल होती है टू स्पेंड सच अमाउंट, यानी जो 2% खर्च करना है नहीं खर्च कर पाती, तो बोर्ड क्या करेगा अपनी रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है, क्या रीजंस हैं। ठीक है, कि क्या रीज़न रहे भी हम खर्च नहीं कर पाए, एंड अनलेस अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर जो अनस्पेंट अमाउंट जो है ये खर्च करना था 2%, नहीं खर्च कर पाए, एक तो रीज़न बताने हैं, और जो नहीं खर्च कर पाए अगर वो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कवर नहीं, अभी डिस्कस करेंगे, तो क्या करेंगे, ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट टू ए फंड। ये कौन सा फंड है, पीएम केयर फंड है। ठीक है, फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सिंपल कह रहे हैं कि देखो पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% इस साल खर्च करना है। अब दो मान लो वो जो 2% बन रहा है 80 लाख रुपया, 50 लाख तो खर्च कर दिया, 30 लाख रह गया, 30 लाख रह गया। तो 30 लाख क्या कहते हैं, 30 लाख कहते हैं कि कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, साल खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर ही कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, पीएम केयर फंड में। तो फंड स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 7 में आप ट्रांसफ़र कर दो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। हाँ, अगर ये पैसा जो है जो अनस्पेंट है वो किससे कनेक्टेड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। वो क्या है, ट्रीटमेंट इन एक्सेस ऑफ स्पेंडिंग एक्सेस अमाउंट। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये वाला पॉइंट है, रुकिए। ठीक है, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर सबसेक्शन 5, हम बात कर रहे थे कि अगर पैसा जो है मान लीजिए 80 लाख खर्च करना था, 80 में से 50 तो खर्च हो गया, अब जो 30 लाख रह गया साल खत्म होगा, कहते हैं कि साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर इसको जो फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 है उसमें ट्रांसफर कर दो। बट कहता है कि अगर मान लो 30 लाख में से 20 लाख तो ठीक है ट्रांसफर करना, बट जो 10 लाख रुपये किससे लिंक्ड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ, जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी कंपनी का, उसका संबंध उसके इस 10 लाख का संबंध उसके साथ है। फिर कहते हैं कि अगर कोई जो अमाउंट अनस्पेंट है, ठीक है, ये किसके साथ लिंक्ड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ, तो वहाँ कहते हैं कि एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर सबसेक्शन 5, जो अमाउंट जो बनती है 2% में से कुछ खर्चा हो गया, कुछ रह गया, तो जो अनस्पेंट अमाउंट है 2%, pursuant to any ongoing project fulfilling such condition as may be prescribed undertaken by a company in pursuance of its CSR policy shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called unspent CSR account, unspent CSR account. ठीक है, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards CSR policy within a period of 3 financial years from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to the फंड, वही पीएम केयर फंड में 30 दिन जब कंप्लीशन हो जाएगी। ठीक है जी, क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, ये कहते हैं कि देखो एक तो ये था कि अमाउंट अगर अनस्पेंड रहेगी, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट नॉट मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो सीधा कहाँ ट्रांसफर कर दो, फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। बट अगर जो अमाउंट अनस्पेंट है, ठीक है, अमाउंट जो क्या है बेटा, अनस्पेंट है, अनस्पेंट है, ठीक है, साल में खर्च नहीं हो पाई, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना था इस साल। ठीक है,
वो खर्च नहीं हो पाया, जितना अमाउंट अनस्पेंट रह गई। तो अगर वो प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, जो अनस्पेंट अमाउंट क्या है, ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेटा क्या है, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसको क्या करो, आप एक अनस्पेंट CSR अकाउंट बना लो, अनस्पेंट, ठीक है, CSR अकाउंट बना लो, ठीक है। तो इसमें आपने ट्रांसफ़र कर देना, मान लो 50 लाख रह गया अनस्पेंट, तो आपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर क्या है, खर्च करना है। अगर तीन तीन फाइनेंशियल ईयर में भी खर्च नहीं कर पाए, फिर आपको वही जो PM केयर फंड है उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंड है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, उसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 3 साल पूरे होने के नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो पहले क्या होता था कि ये था कि कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे, या तो आप कंप्लाई कीजिए, आप खर्चा कीजिए, ठीक है, 2% खर्चा कीजिए। अगर 2% खर्चा नहीं कर पाते तो यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना होता था। एक्सप्लेन तो अब भी करना है, बोर्ड रिपोर्ट में बताना होता है भी खर्चा क्यों नहीं किया। उसके अलावा पेनल्टी भी है यहाँ। पहले तो इसको जेल भी कर दी गई थी, बीच में तो जेल भी की गई थी भी, हाँ भी अगर खर्चा नहीं किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। वो जेल वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब केवल क्या है, पेनल्टी है। पेनल्टी है कंपनी के ऊपर भी और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर भी, ठीक है। कहते इफ ए कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, यानी कि फेल्स टू स्पेंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ 2%, ठीक है, जो एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है वो नहीं खर्च कर पाते, या फिर जो अनस्पेंड अमाउंट ये तो फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 उसमें ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर जो कार्रवाई है वो क्या है, पेनल्टी है। जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी थी फंड में, ठीक है, या जो अनस्पेंड रह गई का दुगना अमाउंट, ठीक है, ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 और स्पेंड अनस्पेंड CSR अकाउंट एज द केस में बी, और ₹1 CR विच एवर इज लेस, ठीक है। तो पहले तो कंपनी के ऊपर क्या फाइन है कि जो अमाउंट अनस्पेंड है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना था PM केयर फंड में साथ के साथ ही, फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 था उसमें, या फिर क्या था जो अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर करना था साथ के साथ ही 30 दिन के अंदर, वो नहीं किया। तो जो नहीं किया अमाउंट जो डेफिसिट रह गई है उसका दोगुना, या फिर क्या है ₹1 CR विच एवर इज लेस, ये पेनल्टी लगेगी कंपनी को। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर क्या है, जो अमाउंट ट्रांसफर करनी थी फंड में या अनस्पेंड CSR अकाउंट में वो नहीं की, ठीक है, तो क्या है उसका 10% अमाउंट उसके ऊपर उसको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और ₹2 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है, और ₹2 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। चलिए बेटा, ये आप क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो कंपनी को इफ पेनल्टी, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको भी पेनल्टी, ठीक है। कंपनी को पेनल्टी क्या है, ₹1 CR, या जो अमाउंट अनस्पेंट है उसका दुगना, ठीक है। कंपनी के ऊपर क्या है, अनस्पेंट अमाउंट का डबल, या ₹1 CR विच एवर इज लेस है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया कंपनी को। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो अनस्पेंट अमाउंट है उसका 10%, अनस्पेंट अमाउंट का, ठीक है, 10% हो गया, ठीक है। या फिर क्या है, अनस्पेंड अमाउंट जो करी है उसका, जो करनी थी वो नहीं की, ठीक है, PM केयर फंड में, या फिर अनस्पेंड CSR अकाउंट में नहीं किया, या फिर 2 लाख विच एवर इज लेस, या ₹1 CR तक जा सकती है पेनल्टी, या 2 लाख तक जा सकती है, ठीक है। यानी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर देखा जाए मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख है, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो मैक्सिमम पेनल्टी ₹1 CR, ठीक है जी। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, मैं ये तो पता होना कि पैसा खर्चना कहाँ पे है, CSR की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर पैसा खर्चना है। देखो मेन जो मकसद है CSR का वो क्या है कि गरीबी दूर करना हो गया, ठीक है, जो गंदगी है उसको दूर करना हो गया, साफ सफाई हो गया, जैसे स्वच्छ भारत सिस्टम हो गया, ठीक है, गंगा साफ करना, ठीक है, क्लीन गंगा फंड है में पैसा ट्रांसफर करना हो गया, ठीक है जी। तो सैनिटेशन हो गया, ठीक है, गरीबी दूर करना, पॉवर्टी रेडिकेशन, ठीक है, भुखमरी दूर करना, हंगर रेडिकेशन, ठीक है। के अलावा साफ सफाई हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, गंगा साफ करना, क्लीन गंगा फंड हो गया, या PM केयर फंड है उसमें आपने अगर अमाउंट ट्रांसफ़र की तो भी CSR एक्टिविटी का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। या जो लोग अपाहिज हैं, ऑर्फेंस हैं, या फिर, ठीक है, तो आगे पीछे कोई नहीं, अनाथ है जैसे,
उनके लिए अमाउंट स्पेंड करना हो गया, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ आप कर रहे हैं एक्टिविटी, वो भी इसमें आ जाएगा। सैनिटेशन है, ठीक है। चलिए बेटा, बहुत सिंपल है, इसको आपने एक बार ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, और फिर एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कहते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू इरेडिकेटिंग हंगर, ठीक है। इरेडिकेटिंग हंगर, इरेडिकेट मतलब खत्म करना, ठीक है। भुखमरी खत्म करना है। पॉवर्टी हो गया, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण बोलते हैं। प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोश set up by the CG for the promotion of sanitation and making available safe drinking water, ठीक है। तो क्या है कि एक तो जो रेडिकेटिंग हंगर, ठीक है, भुखमरी दूर करनी है, पॉवर्टी गरीबी दूर करनी है, या मेल न्यूट्रिशन आप समझ के कुपोषण दूर करना हो गया। प्रमोटिंग हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर को प्रमोट करना हो गया, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोश सेटअप बाय CG फॉर द प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, साफ सुथरा पानी जो है। इसके अलावा जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना, खास करके स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, वीमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इन सबको क्या है, प्रमोट करना हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स है ठीक है। तो खास करके वो एजुकेशन उस प्रकार के स्किल्स, वोकेशनल स्किल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वोकेशनल टाइप हो गया, ठीक है। खास करके किन में, बच्चों में, ठीक है, वीमेन में, या जो बुजुर्ग हैं उन लोगों में, या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ठीक है, या लाइवलीहुड के एनहांसमेंट प्रोजेक्ट को आगे उसको प्रमोट करना। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, एम्पावरिंग वीमेन, सेटिंग अप होम्स हॉस्टल्स फॉर वीमेन एंड ऑर्फेन्स, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, day care centers, such other facilities for senior citizens, and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, सेटिंग अप होम्स हैं एंड हॉस्टल्स फॉर वीमेन एंड ऑर्फेन्स, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, डे केयर सेंटर्स एंड सच अदर फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स, ठीक है। इन सब पे खर्चा हो गया। ये तो बस एक बार रीड करना है, अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है बस, ठीक है। और उसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस हो गया, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉयल, एयर एंड वाटर इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा फंड, ठीक है, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। देखो कैसे याद करने का तरीका है, पहले तो हो गया कि चलो गरीबी दूर करनी है, ठीक है, पॉवर्टी एरेडिकेशन है या हंगर एरेडिकेशन है, ठीक है, हेल्थ केयर को प्रमोट करना हो गया। दूसरा फोकस कर दिया एजुकेशन पे। अब एजुकेशन एक तो नॉर्मल एजुकेशन होगी, दूसरा जो वोकेशनल स्किल्स एनहांसमेंट है या लाइवलीहुड के जो स्किल्स है उसको एनहांस करना है, स्पेशली अमंग्स चिल्ड्रन, वीमेन, एल्डरली या डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तीसरा फोकस कर दिया इन लोगों ने जो, ठीक है, एक तो इक्वलिटी के ऊपर कर दिया कि समानता हो लोगों में, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी हो गया, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, वीमेन को एम्पावर करना हो गया, और जो वीमेन हैं, ठीक है, ऑर्फेंस है, उनके लिए क्या है कि जो ऑर्फेंस जो अपना होम्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वो सेटअप करना हो गया। फिर फोकस कर दिया एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना, फ्लोरा फोना को मेंटेन करना है, एनिमल हस्बेंड्री है, या क्लीन गंगा मिशन हो गया, ठीक है। फिर है कि जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग restoration of building and sites of historical importance and works of art, setting up public libraries, promotions and development of traditional art and handicrafts, ठीक है। तो जो नेशनल हेरिटेज हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, उसको प्रमोट करना, इंक्लूडिंग जो बिल्डिंग्स एंड साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी रिस्टोर करवाना हो गया, और जो वर्क्स ऑफ आर्ट है या पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप्स करना, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर्स हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स, वॉर विडोज एंड द डिपेंडेंट्स, सेंट्रल एंड आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट इंक्लूडिंग विडोज, ठीक है। अब जो आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर नेक्स्ट आ गया, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज हैं के बेनिफिट के लिए काम करना हो गया, आर्म्ड फोर्सेज के बेनिफिट के लिए काम करना है। तो वॉर विडोज हैं उनके बेनिफिट के लिए, या फिर जो आर्मी वेटरन्स हैं उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं,
ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना हो गया। और ट्रेनिंग देना टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ट्रेनिंग देना है किसमें, रूरल स्पोर्ट्स में, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड या पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड हो गया, पीएम केयर फंड हो गया। ठीक है, पीएम केयर फंड है ये। ठीक है, का पूरा नाम है ये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, और एनी अदर फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड, रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज एंड वीमेन। ठीक है, उसके अलावा जो स्टार्टअप कल्चर चलता है आजकल, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर में क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, फंडेड बाय द सीजी और एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी एजेंसी ऑफ द सीजी और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसके ऊपर फोकस कर दिया कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, ठीक है, जो यानी कि जो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, उनको जैसे अब मान लीजिए आईआईटी है, हमारे देश में आईआईटी है या आईएम्स है। ठीक है, उनका फोकस किस पे रहता है कि यहाँ भी जो स्टार्टअप कल्चर है उसको प्रमोट करना। ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना हो गया, स्टार्टअप्स को गाइड करना हो गया। ठीक है, उसके ऊपर इनका फोकस रहता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर्स। तो अब उनको उनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, जो स्टार्टअप को आगे फंडिंग करते हैं, स्टार्टअप को खड़ा करते हैं या फंडिंग करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल लेबॉर्ट्रीज हैं, autonomous bodies established under the Department of Atomic Energy, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Ayush Ministry यानी कि Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organization DRDO, Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Medical Research, Council of Scientific and Indian Research, engaged in conducting, ठीक है, engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting sustainable development goals। ठीक है, इस सब पे इस सब पे जो है ये क्या है कि सीएसआर की जो सीएसआर पॉलिसी का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी कंपनी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है, हम इस पर खर्चा करेंगे। यानी जो भी आप खर्चा करना चाहते हैं सीएसआर फंड पे, दैट मस्ट बी रिलेटिंग टू द शेड्यूल 7। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, स्लम एरिया डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि स्लम एरिया का मतलब क्या, शैल मीन एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये क्या है, स्लम एरिया। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सब प्रकार की जो एक्टिविटीज़ बता रखी हैं कि ये सारी किस में आती है, हमारी सीएसआर की एक्टिविटीज़ में आती हैं अंडर शेड्यूल 7। ठीक है, तो आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये क्लेनलीनेस के रिगार्डिंग भी है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी आ गया, क्लीन गंगा मिशन भी आ गया, सैनिटेशन आ गया, हेल्थ केयर के ऊपर भी आ गया, हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, फिर जो गरीबी के ऊपर आ गया, ठीक है, पॉवर्टी एरेडिकेशन, हंगर एरेडिकेशन आ गया। ठीक है, फिर जो आर्मी के साथ जुड़ गया, तो आर्मी वेटरन्स हैं, उनके जो विडोज़ हैं आर्मी, ठीक है, वेटरन्स की विडोज़ जो हैं, ठीक है, उसके अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मतलब कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई फंड हो गया, उसको प्रमोट करना आगे हो गया। ठीक है, या जो रूरल डेवलपमेंट हो गया, स्लम एरिया डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, या पीएम केयर फंड है या कोई और किसी प्रकार का ऐसा फंड जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की जो है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हेन आई वाज गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। ठीक है, आई हैड टोल्ड यू दैट companies have to make an assessment whether their CSR policy is effective or not. CSR policy has been effective or not. ठीक है, company has to assess that assess the impact. ठीक है, तो impact assessment is not to be done by each and every company. This is cost intensive thing। ठीक है, the most of the companies are excluded from the preview of impact assessment। ठीक है, only specific companies have been required to make impact assessment। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। ठीक है, केवल वही कंपनीज जिनकी जो मिनिमम एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो 10 CR या उससे ज़्यादा की है। ठीक है, सीएसआर ऑब्लिगेशन जो होता है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो खर्च करना है, तो सीएसआर ऑब्लिगेशन जो मतलब खर्च करना है वो 10 CR या उससे ज़्यादा है। ठीक है, इन द इमीडिएट प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इमीडिएट 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एवरेज एवरेज करना है, मतलब पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का एवरेज करेंगे। फिर देखेंगे वो जो सीएसआर की ऑब्लिगेशन जो बनी है 2-2% 3 साल का, वो 10 CR से ज़्यादा है या नहीं है। पिछले 3 साल का मतलब एक साल में बनी ऑब्लिगेशन 12 करोड़, एक साल में बनी 9 करोड़, एक बनी 8, एवरेज किया तो 8 कितना बन गया, मान लो 10 बन गया यहाँ पे। 10 CR नहीं बना। ठीक है, नहीं बना। 10 CR नहीं बना तो रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो यहाँ पे पिछले साल भी 9 थी, अब इसको एवरेज करोगे 10 CR बन जाएगा। ठीक है, पिछले 3 साल की एवरेज जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है, सीएसआर एक्सपेंडिचर की जो ऑब्लिगेशन है, वो अगर 10 CR या उससे ज़्यादा है तो फिर क्या है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। ठीक है, मेन मकसद क्या है कि यही एक एक्सरसाइज है जिसमें देखा जाता है कि हमारी जो सीएसआर पॉलिसी है वो इफेक्टिव का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ, मतलब उसका जो इफेक्ट क्या है समाज पे, उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है इसका। ठीक है, कितना किसको फ़ायदा हो रहा है, हम इसको मतलब समाज को फ़ायदा कितना हो रहा है, इस पर्पज़ के लिए हमने ये स्टार्ट किया था, ओवरऑल बेनिफिट क्या हो रहा है इसको। ठीक है, द इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन एक्सरसाइज assess the social impact of a particular object। ठीक है, तो वो अब ये है क्या, सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल यानी समाज पे खर्च किया जा रहा है, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट का, तो उसकी असेसमेंट करनी है। उसे क्या बोलेंगे, एक तरह की इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जो हमारी सीएसआर जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, सीएसआर एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट है उसकी असेसमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट इंटेंड्स टू इवेल्युएट सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका जो सोशल रिटर्न है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट इज द एक्सरसाइज ऑफ टेकिंग ए रेट्रोएक्टिव व्यू ऑन सीएसआर एक्टिविटीज कंप्लीटेड बाय द एंटिटी। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, एक एक्सरसाइज है में हम रेट्रोएक्टिव व्यू लेते हैं सीएसआर एक्टिविटीज पे कंप्लीटेड बाय एंटिटी। इम्पैक्ट असेसमेंट इज सीमिंगली अनदर स्टेप टू एनकरेज कंपनीज to take considered decision before deploying CSR amounts and assess the impacts of their investments to capture the impact being generated by them। यानी इम्पैक्ट असेसमेंट में आ क्या रहा है सारा कुछ, एक तो एक स्टेप एक तरह का जिसमें हम ये कंपनी, देखो एक तो हो गया सीएसआर, ये हमने सीएसआर पे खर्च करना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि एक प्रॉपर ध्यान से देखते हैं कि हाँ, कि सीएसआर अमाउंट खर्च करने से पहले भी इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और जब खर्च कर दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। ये एक असेसमेंट होती है कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या होना चाहिए। ये तो इन द बिगिनिंग हो गया कि बिफोर स्पेंडिंग अमाउंट। सेकेंड है कि आफ्टर स्पेंडिंग अमाउंट, कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि व्हाट हैज़ बीन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस शैल नॉट ओनली सर्व एज फीडबैक फॉर कंपनीज टू प्लान एंड बेटर एलोकेट रिसोर्सेज बट शैल ऑल्सो डिपेंड द इम्पैक्ट ऑफ सीएसआर। ठीक है, इससे क्या है कि सीएसआर का जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छे से होगा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, सिंस ये हमने बात कर ही ली है कि जो 10 CR या उससे ज़्यादा है पिछले 3 साल की एवरेज स्पेंडिंग, उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, सिंस इम्पैक्ट असेसमेंट इज कॉस्ट इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, द आइडिया इज टू ऑब्लिगेट ओनली सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग हैव कंप्लीटेड देयर लास्ट सीएसआर प्रोजेक्ट। तो जिनकी ज़्यादा अमाउंट की स्पेंडिंग है, यानी कि पिछले 3 साल का एवरेज हमने देख ही लिया, ठीक है, 10 CR या उससे ज़्यादा की है, तो ही क्या है कि इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। ठीक है, पढ़ लिया हमने। और दूसरा क्या है, एंड having CSR projects of outlays of minimum 1 CR which have been completed not less than 1 year before undertaking impact assessment। एक तो कहते हैं कि करना है किसके है सीएसआर इम्पैक्टमेंट, कौन सी कंपनीज को करना है, क्योंकि एवरेज एनुअल स्पेंडिंग पिछले 3 साल की क्या है 10 CR या उससे ज़्यादा है, एंड उनका जो प्रोजेक्ट आउटले है वो कम से कम कितना है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट उनका है तो उसमें हर प्रोजेक्ट में कम से कम कितना लगता है 1 CR, और जो क्या है विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये नहीं कि अभी कल ख़त्म हुआ था उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, कल ही प्रोजेक्ट ख़त्म किया और आज हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट ख़त्म हुए को भी साल हो चुका होना चाहिए। जिन जिन प्रोजेक्ट की हम क्या है कि कर रहे हैं, ठीक है, तो जिन जिन प्रोजेक्ट की हम ये वैल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म हुए कम से कम क्या है 1 साल हो चुका हो। ठीक है, उन प्रोजेक्ट को ख़त्म हुए क्या है, ठीक है,
1 साल हो चुका हो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, हु विल कंडक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट, कहते हैं ये कंडक्ट किया जाएगा बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो बाहर की है वो क्या है, इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करेगी। ठीक है जी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये नया ऐड हुआ था हमारा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्चुअल में आप देखेंगे अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, ये क्या है कि आप कहते हैं कि जो कंपनीज हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं जैसे, उनको उनके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज है कि वो लिस्ट हो सकती हैं यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो देख हाँ भी उस पर क्या होता है कि कंपनी को जो बाहर से जो पैसा चंदा वगैरह आता है वो है। ठीक है, जो सोसाइटी जो अपना सेक्शन 8 कंपनीज हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रही हैं, चैरिटी के लिए क्या कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। तो यानी कि जो चैरिटेबल कंपनीज हैं उनके लिए अलग से एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई है। ठीक है जी। कहते हैं इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ CSR फॉर द कॉर्पोरेट्स। देश हमारा पहला ही देश है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, CSR का कॉन्सेप्ट है भी, हाँ भी मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी खर्च करना ही करना है। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ बजट स्पीच फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 and 20 had proposed to initiate steps towards creating a social stock exchange under the regulatory ambit of SEBI for listing social enterprise and voluntary organizations। ठीक है, तो ये आया किस लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कि जो यही जो चैरिटेबल जो कंपनीज हैं, ठीक है, तो सोशल एंटरप्राइज हैं, समाज के लिए काम करती हैं, ठीक है, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के लिए काम करते हैं उनकी लिस्टिंग के लिए। अकॉर्डिंगली सेबी ने क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री इशाद हुसैन ऑन सितंबर 1919। द ब्रॉड टर्म्स ऑफ द रेफरेंस टू वर्किंग ग्रुप वर टू रिव्यू। अब कहते हैं एक कमेटी बनाई गई, वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उनका काम क्या था कि देखना है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैकेनिज्म क्या हो सकता है विद इन द सिक्योरिटीज मार्केट डोमेन टू फैसिलिटेट रेजिंग ऑफ फंड्स बाय सोशल एंटरप्राइजेज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। जो वॉलंटरी सोशल एंटरप्राइजेज हैं या वॉलंटरी एंटरप्राइजेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किस प्रकार से वो फंडिंग रेज कर सकती हैं। ठीक है, और एसोसिएटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंटर एलिया कवरिंग इश्यूज रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेशन डिस्क्लोजर लिस्टिंग ट्रेडिंग ओवरसाइट एक्सेट्रा। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट हो सकती हैं, पैसा रेज कर सकती हैं, ठीक है, मार्केट में। और जो कमेटी जो बैठाई गई थी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डिजाइनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो रिक्वायर्स ए रिकॉग्निशन दैट प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस आर डिफरेंट फ्रॉम, देखो एक तो जितने भी हम कंपनीज देखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो सारी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। अब ये तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, तो जस्ट क्या एक सोशल या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, समाज की सहायता के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एज दे ऑपरेट इन डिफरेंट वेज एंड हैव डिफरेंट फाइनेंसिंग नीड्स। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इंक्लूड सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट सोसाइटीज एंड FPs uses different kinds of capital. The working group has therefore suggested different approaches for each under the aegis of SSE, Social Stock Exchange. The committee proposed unifying elements and common approaches for the two under the Social Stock Exchange umbrella. These constitute the common minimum reporting standard for all enterprises. The standard incorporates reporting of social impact and governance and financials. ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग कर लें, इसमें कुछ है नहीं। While analyzing the comments received on this report, it was felt that further expert advice and clarity may be needed to on certain critical operational issues before comprehensively forming up the views in the matter. Accordingly, a technical group was constituted by SEBI on September 21, 2020 further to review and make recommendations on certain critical operational issue in the context of recommendation made by working group on the social stock exchange। ठीक है, तो फिर डिटेल डिलिब्रेशन हुई। सेबी ने फिर क्या है कि आगे एक ऐड किया, सेबी आइसडी या रेगुलेशन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये याद रखना कल को 2 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो रेगुलेशन 290A क्लोज 1 है सेबी आइसडी या रेगुलेशन 2018 की, उसमें बताया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मीन्स ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। NSE का एक सेपरेट सेगमेंट हो गया, हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। ठीक है, जैसे BSE है, NSE है, कि नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। ठीक है, परमिटेड टू रजिस्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड और लिस्ट द सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रेगुलेशन। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक सेपरेट, जो सॉरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है,
एक सेपरेट सेगमेंट यहाँ पे क्या है कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लिस्ट हो सकती हैं और अपने जो सिक्योरिटीज लिस्ट कर सकती हैं, फंडिंग वहाँ पे रेज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये रीड कर लेना एक बार। तो एक्चुअल में सोशल स्टॉक चेंज क्या है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी लिस्टिंग के लिए क्या है कि अलग से एक जो रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज का एक अलग से एक सेगमेंट है ये। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान रखना कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, जो पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस किस तरीके के बन के आते हैं, एक तो एप्लीकेबिलिटी हो गया, एक तो क्या हो गया बेटा एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, सीएसआर कमेटी क्या है, इसको अप्लाई होती है भाई 5 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ 500 CR या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 CR या उससे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सीएसआर का, सीएसआर कमेटी, फिर बनता है क्वेश्चन रोल ऑफ सीएसआर कमेटी, या फिर ऑब्लिगेशंस पूछ सकते हैं भाई भाई। ठीक है, भाई सीएसआर पॉलिसी फ्रेम करना, रिकमेंड करना, ठीक है, मॉनिटर करना। फिर रोल एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड। ठीक है, फिर अमाउंट कितनी खर्च करनी होती है, अमाउंट सारा याद होगा आपको। एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है, नहीं किया जो अनस्पेंट अमाउंट है, ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफर कर देना, जो फंड स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 7 में। ठीक है, और अगर जो अनस्पेंट अमाउंट है तो किससे है, इन रिलेशन टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसको अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, 3 साल के अंदर खर्च करना है, नहीं किया तो फिर उसके बाद 3 साल जब खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट 30 डेज में क्या है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ठीक है, अमाउंट जो है टू बी स्पेंड, ये अमाउंट से रिलेटेड हो गया सारा। फिर क्वेश्चन एक छोटा बनता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ऑफ अनस्पेंट या अनट्रांसफर्ड अमाउंट। ठीक है, स्पेंड नहीं किया, ठीक है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको याद होगा, कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जितनी अनस्पेंट अमाउंट है उसका दुगना या 1 CR विच एवर इज लेस। ठीक है, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट था, अनस्पेंड अमाउंट का 10% या 2 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। तो ये क्वेश्चन करने, और हाँ कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं कि एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड एस CSR एक्सपेंडिचर, ये आपको याद होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं वो नहीं कवर्ड होता। ठीक है, अलावा जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो नहीं कवर्ड होता, या इंडिया के बाहर जो एक्सपेंडिचर किया गया वो नहीं कवर होता। ठीक है ना, छोटा सा चैप्टर था, बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट था, इजी चैप्टर है। ठीक है, अच्छे से आपने करना है। और एक और, हाँ वो भूल गया, वो सर सारे लिख दिया है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, ये सर इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो एवरेज एनुअल स्पेंडिंग जो है सीएसआर के ऊपर वो 10 CR या उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे क्या है कि सीएसआर इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होती है। तो ये याद रखना है कि हाँ ईच जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो 1 CR या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग है, और जो प्रोजेक्ट खत्म होने और सीएसआर इम्पैक्ट असेसमेंट में गैप जो है कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कल प्रोजेक्ट खत्म किया था, आज क्या है इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट होगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का एकदम थोड़ी ना इम्पैक्ट आएगा। ठीक है ना, और रह गया शेड्यूल 7। ठीक है, शेड्यूल 7 है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर्ड है, ऐसा सारा ही लिखवा दिया। ठीक है, चैप्टर है ही इंपॉर्टेंट है, टुकड़ों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप अच्छे से करेंगे, और नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू बेटा।